Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस देन इसके अलावा NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 8 ओलम्पियाड लेवल इन सब का प्रिपरेशन यही होता है चिल्ड्रन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल. सो यू नीड नॉट स्विच द चैनल बिकॉज सारी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हो रही है, इतनी अमेजिंग पढ़ाई हो रही है. यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स. यू कैन ट्रस्ट, हैव फेथ एंड जो हम लोग बोल रहे हैं वो करते जाइए. पढ़ाई पूरी करनी है, लेक्चर अटेंड करना है, देन होमवर्क सबमिट करना है, डाउट्स क्लियर करने हैं एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जहाँ जहाँ पर भी गलतियाँ हुई है उसको दोबारा से सुधार करके और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है. राइट चिल्ड्रन, ये सब करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग. क्लियर चिल्ड्रन? सो सिंस आर मोटो इज़ लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, मतलब ये हम लोगों का एम है कि भाई हर एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन मिले. That's the reason why we are putting in so much of effort. But आप लोगों की हेल्प के बिना चिल्ड्रन this won't be possible जब तक आप लोग भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करेंगे. So kindly do that. Clear children? Because there might be many students who are in need of good education and you and me like us can really help those children. Clear children? So other than that, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. वील बी स्टार्टिंग विद द रिविजन नाउ. ठीक है, तो आज हम लोग रिविजन करेंगे एंड लास्ट टाइम पे हमने मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए थे, वो हम लोग अभी रिविजन वाले लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है, ओके बेटा. फर्दर मूविंग ऑन, ये हम लोग की टीम है, वेरी ऑसम टीम. दिस इज मी, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी, सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल फॉर अलग अलग क्लास. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो लाइक दिस क्लास इज फॉर 8th स्टैंडर्ड. TTB08 आपको सर्च करना है एंड यू आर सपोज टू डू वॉट, TTB08 सर्च करो एंड टैप ऑन द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो. बट जब भी आपको रिविजन करना है देन यूल हैव टू सर्च द प्लेलिस्ट. राइट, क्लास 8 मैथमेटिक्स playlist is there. You can directly see the topic that you want to study. Clear children? So let your friends, relatives know about it. Ask them to join. If they're studying from 6 to 10 standard, ask them to join it children. Okay, this is our website for you and for us. राइट, एंड यहाँ पे हमें मिलेंगे पैकेजेस, जहाँ पे इन पैकेजेस में क्या है, एक कूपन कोड अप्लाई होगा विच इज़ दैट दिस AV Live. राइट, AV Live आपको कोड यूज़ करना है. यू विल बी गेटिंग 30% ऑफ इन दिस एंड द कंप्लीट पैकेज वुड बी फॉर 6300. मतलब यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड this is the second packet which is for 2450 and you're going to get the test series in this children, जिसका syllabus predefined है, आपको पता लग जाएगा. and just imagine 6300 for whole year long. मतलब 6300 में आपकी इतनी amazing पढ़ाई हो रही है, ओलम्पियाड लेवल की तैयारी हो रही है पूरे साल भर में. So I feel that this is really affordable. Please let your friends, relatives know about it children. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए ये बात. एंड फिर वही जो मैं हमेशा बताती हूँ, वीडियो लेक्चर्स जो आपको यूट्यूब लिंक पर मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, दोज आर फॉर फ्री. Bi-weekly quizzes, these are also free. You're going to get it on our website talkingtextbooks.in. राइट, इसके अलावा और कुछ क्वेरी है आपको, है क्या, बता दो. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111 और यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन टेल इट टू अस on Telegram. ठीक है, so children, let's start with our revision after this. ठीक है, shall we start? I feel we should. So children, lecture 1 में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, म्हणजे बहुत ही बेसिक चीज़ें जो थी वो हमने इसके अंदर पढ़ी कि क्या होता है. राइट, मतलब डेटा हैंडलिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, इसके जो टर्म्स हैं दैट इज़ डेटा, रॉ डेटा, क्रूड डेटा,
क्या होता है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। ये सब चीज़ें हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ी थी। इसका प्री रिक्विजिट मैंने क्या बोला था, क्या है, यू मस्ट हैव सीन न्यूज़पेपर्स, जो वो होते हैं, न्यूज़ होती है, देन मैगजीन्स होती हैं जिसके अंदर डेटा इस तरह से रिटन होता है, इंटरनेट ब्लॉग्स में हम लोग देखते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं। तो डेटा कहीं ना कहीं हमने जीवन में देखा हुआ, ऐसा नहीं कि वी हैवंट सीन डेटा एट ऑल, वी डू नॉट नो व्हाट डेटा इज, आई डोंट नो, ऐसा नहीं है, वी हैव सीन, है ना। सो दैट वाज द प्री रिक्विजिट ऑफ इट। देन वी स्टार्टेड व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा, राइट। डेटा का क्या यूज है, क्यों ज़रूरत है। सो चिल्ड्रन सी, ऑब्वियसली इतना सारा डेटा है, कुछ ना कुछ हमारे, जैसे लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आपको एक मोबाइल कंपनी ओपन करनी है, या फॉर एग्जांपल कुछ भी कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, you want to open a restaurant at a place in a locality. Now what are you going to do? You're going to go to the places nearby. बहुत सारे सर्वेस करोगे. First of all, you're going to see, is there any other restaurant in that locality? What are they serving? Then what are the prices? Then you're going to go to the people in that locality. You'll want to know what they want to eat, right? Because obviously आप चाहोगे कि कुछ innovation हो, तो आप उनसे पूछोगे कि what do they like? Right? Do they like the proper thali, or do they like continental or Thai or Indian or whatever it is, or Chinese, right? तो आप इस तरह से पूछोगे, या multi cuisine होना चाहिए. So all these things, or fast food, whatever it is, right? So you're going to ask those people. Then again, अब इसमें भी difference है. You want to target the kids, right? जो like for example 10 to 15 years kids or 10 to 20 years kids, right? Or the youth, or middle aged people, or very old age people, ठीक है. That is up to you कि आप किस तरह का रेस्टोरेंट, किन like frame of mind से आप किन लोगों के लिए खोलना चाह रहे हैं. So all these things are there. So you need to do the survey for that. Obviously you're going to hire people. आप खुद जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, हायर करोगे लोगों को, वो आपके लिए पूछ करके, and they're going to bring the data in for you, right? डेटा नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स, ठीक है. बट देन इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू अनटिल अनलेस कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो. आपको पता लगे कि इस एज से इस एज तक के बच्चों को दे लाइक दिस, देन दिस एज ग्रुप लाइक दिस, एंड दिस एज ग्रुप लाइक दिस. दिस इज माई टारगेट ऑडियंस, मीन्स टारगेट people, and like I'll make this more and the other things less, in less quantity, in less amount. I'm going to hire good cooks who are very vigilant in making all these dishes which are like asked by people, okay, which is liked by people more, right? So these all things you are going to take. उस डेटा के ऊपर ही आप डिसीजन लोगे चिल्ड्रन, जो डेटा आपके पास होगा. बट अब सिर्फ रैंडम डेटा आ गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. वो प्रॉपरली एनालाइज होगा, राइट? उसकी प्रॉपर टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में या वट एवर, इन वट एवर वे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाएगा. एंड देन यू गोइंग टू टेक डिसीजंस ओवर इट कि भाई ओके फाइन, आई कैन सी दिस, और अब मैं इस बेसिस पे अपना लाइक ऑन द फैक्ट्स आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स, है ना. मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और मैं अपना फैक्ट्री और रेस्टोरेंट और वट एवर इट इज आई कैन स्टार्ट, राइट? दैट इज वॉट इज द नीड, जो मैंने बहुत बार समझा दी पर मैंने फिर समझा दी, ठीक है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. द डेटा कम्स इन, देन देर आर पीपल हु प्रोसेस इट, राइट? उन्हें अलग अलग करते हैं. देन उनका क्या नीड है, उनको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली, एंड देन इट इज़ रेडी फॉर द यूज़ ऑफ बाय पीपल, राइट? जो भी जिस तरह से भी उसको यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग वर्क्स, एंड दैट इज द यूज ऑफ इट, ठीक. सो व्हाट इज डेटा? डेटा आर बेसिकली फैक्ट्स और फिगर्स, यू कैन कॉल इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच कैन बी प्रोसेस्ड एंड यूज्ड बाय अस. So the word data means information or set of given facts in numerical figures. It can be in the form of pictures as well. It can be in the form of alphabets as well, right? Decode करना आना चाहिए आपको, coding. Then statistics, it is defined as the science of collection or representation, analysis and interpretation of numerical data. जो भी मुझे data given है उसको collect करना,
उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑल दिस कम्स इनटू स्टैटिस्टिक्स। ये सब कुछ ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर? दिस वी स्टडीड। फिर हमने पढ़ा था वही डेटा जो है उसके टू टाइप्स हैं। वन इज द प्राइमरी डेटा, सेकेंड इज द सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? Primary data is the data which is collected by the statistical, like the person who's doing all that, the person who wants that data, either he is doing or he has employed few people, few workers जो उनके लिए direct source से वो data लेकर के आ रहे हैं. When the data is collected directly from the source, then that is known as primary data. And how is it, like how do you do that? By focus group discussion, by interviews, by questionnaires, or by surveys. This is how you do it, है ना? डायरेक्ट आप लोगों से पूछ रहे हो, सर्वेज दे रहे हो, या डिस्कशंस हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं. दैट इज हाउ यू टेक द डेटा आउट, right? This is primary data. Then what is secondary data? When the data is already there, right? It has been processed, it has been taken out and processed by somebody, and it is already present and you're using it, be it in printed or not printed form, but then it is there and you're using that data. Okay, that is known as the secondary data. Now where do you get that from? Internet, blogs which are written, newspaper, magazines, libraries, right? These are journals, है ना? तो ये सब क्या है, ऑलरेडी डन है. प्राइमरी, जैसे प्राइमरी डेटा सोर्स और क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन, मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग आउट द ऑब्जर्वेशंस, दैट कम्स इन प्राइमरी. जर्नल्स विच आर ऑलरेडी रिटन कम्स इन सेकेंडरी डेटा. ठीक, तो ये इनका बेसिक लाइक डिफरेंस था इनके अंदर, राइट? आई गेव द differences as well. Data which are already collected by a person or society, and these may be in published or non-published form, source, are known as secondary data. And data which are collected for the first time by statistical investigator, or he must have hired workers जिनकी मदद से, है ना? This हमने पढ़ा, ठीक है? Then we studied about the raw data. What is a raw data, children? When the data that is being collected either by any person, or he might have hired someone, and he's just getting the numbers, and it has not been processed yet, then what is that called? That is known as raw data or crude data. ठीक है, मतलब उसका कोई कुछ भी उसका यूज़ नहीं हुआ है अभी तक, मतलब उसका कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, उसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है. दैट इज नोन एज द raw data. Now how can you organize it? Either through social or alphabetical order, or decreasing order. Increasing order या decreasing order में you can sort it down. Now when you are arranging a data in ascending or descending order, then what is that known as? An array or arranged data. Simple. Let me drink water. Next, we did few questions. अच्छा, frequency of an observation, frequency distribution, discrete frequency. This discrete won't come, children. Discrete frequency हमने अभी भी नहीं पढ़ी थी. It is not in our course. ठीक है? But then frequency distribution and frequency of an observation, we now know what it is, है ना? But then, nonetheless, we did these questions. These were the examples of primary and secondary data. राइट यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से लिख लिया था, विच आई आस्क्ड दैट यू वर सपोज टू राइट इन दैट पेज वेयर यू आर राइटिंग द सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा डेफिनेशन, है ना? व्हाई इज ऑल दिस इम्पॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव पेपर, चिल्ड्रन? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज when they ask the definition for 2-3 marks, then you're supposed to write the definition as well as examples for it, right? That is where it is used. Then we studied about frequency distribution. Now what is frequency? First thing, this we already know. We have studied it in 6th, we have studied it in 7th as well, but then I'm going to again speak it out to you. So what is frequency? Like when a distribution is given to you, a data distribution, and any observation that is being repeated number of times, right?
then that is known as the number of times it is being repeated, that is known as the frequency of that observation. Alright, whenever an observation is being repeated, so the number of times it is being repeated, then that is known as the frequency of that observation. Right? We know it now what frequency is. Now there are two types of data. One is grouped, another one is non-grouped or ungrouped data. So ungrouped data means the raw data which is given to you, discrete data हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अब उसी के लिए फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 30, 50 नंबर्स आर गिवन टू मी, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मुझे गिवन है. अब उसमें कुछ सर्टेन नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मैं उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लूँगी, है ना. लाइक देयर इज नो नीड फॉर मी टू राइट any number which is being repeated multiple times. There is no need for me to write it down multiple times, right? It doesn't look very appropriate and it doesn't look very like good. Visualization is not that good, right? So what I'll do is to reduce my work. See, जैसे for example, we took an example here क्या कि number of computers in 12 families. So this was a number which was there in 12 families. So what did I see? That 1 is being repeated multiple of times, 2 number is repeated multiple times. So what I'll simply do is I'll write their frequency. Means one computer, how many families are having one computer? 5 families. 2 computers are being like how many families are having 2 computers? 4, and so on. Right? So the number of times this was being repeated, any particular observation was being repeated, since that was known as the frequency, I wrote it in front of that. This number is repeated this many times. I won't write it that many times. It will reduce my work. मेरा काम आसान होगा. मैं simply उसको mention कर दूँगी कितनी बार repeat हो रहा है. Isn't that easy? I'll do that, right? So this is what we studied कि क्यों हमारे लिए frequency distribution table को बनाना समझना ज़रूरी है ना. और ungrouped का मतलब ये है there is no grouping in here, है ना. यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है बिकॉज डेटा इज स्टिल स्मॉल. कम ऑब्जर्वेशंस मुझे दी हुई है, मैं लिख सकती हूँ उनको, तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट डिड वी स्टडी? हाँ, अब इनका फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी नाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मेरे को ये बताना है कि कोई टेस्ट हुआ किसी एक क्लास के अंदर and the number of marks that were obtained by students are written here, है ना. So there were many people, there were many students who secured 12 marks, there were many students who secured 15, 17, 19, 21, 23 and 25. These were the only marks which were secured by students, different students, ठीक है. 12 marks कितने students के आए? एक बच्चे के. 15 marks 2 बच्चों के आए. Now I am not going to write 12. I will not do this. 12 लिखा, 15, 15, 17, then 17. Okay, 17. All right, 17. Then 19. 5 times 19, 19, 19, and so on. I am not going to do that. To reduce that work, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई कि हम डायरेक्टली वो नंबर जो जितनी बार रिपीट हो रहा है बस वो लिख देंगे. अब इस फ्रीक्वेंसी को भी, सिंस इट इज शोइंग जस्ट नंबर्स, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड लाइक विजुअलाइजिंग, अच्छा विजुअलाइजेशन अच्छा हो इसका. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस विजुअलाइजिंग अगेन अगेन, बट देन लाइक इट लुक्स गुड इज द सेकेंड वर्ड. इट लुक्स गुड, ठीक है. तो बस वही हम कर रहे हैं टू मेक इट लुक गुड कि इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 है तो मैं उसको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी. 2 है तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद 2 स्ट्रेट लाइन. देन 3 तो 3 स्ट्रेट लाइन. 5 तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट 5. आई विल राइट 4 स्टैंडिंग लाइन्स एंड देन आई एम गोइंग टू कट इट विद 1 स्लैंटिंग लाइन. All the 4 would be cut by this slanting line, right? Took a sword and these lines were standing and just fuck हो गया. यहाँ पे क्या हो गया? Like it just cut, ठीक है. यहाँ पे एकदम से आवाज आई और ये कट हो गया, right? Then this was 3, frequency 3. अब उसमें क्या हुआ? 3 lines standing lines है. Then there are 4 standing lines, 4 standing lines, 2 and 2,
ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बताया कि किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो मैं उसको एक स्टैंडिंग लाइन से करूँगी, 2 है तो 2 स्टैंडिंग लाइन से, 3 है तो 3 स्टैंडिंग लाइन से, 4 अप टिल ठीक है 5 लाइन्स में जैसे मैंने बताया कि 4 स्टैंडिंग लाइन्स है एंड देन देयर इज अ स्लैंटिंग लाइन विच इज कटिंग ऑल दीज 4 लाइन्स, देन 6 है तो ये 5 तो एज इट इज हुआ, 6 लाइन के लिए एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से हो गई। Why is this here? Let me cut it. Wait, this is not here. Then 7 है like this, 8 so and so forth, right? मतलब जैसे एक 17 का अपन ने एग्जाम्पल लिया, 5, 10, 15 ठीक है, 15 तक हो गया, फिर उसके बाद 16 एंड 17, क्लियर? तो ये पूरा 17 यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन टैली मार्क्स फॉर्म, मतलब टैली मार्क के थ्रू इस तरह से हम लोग स्टैंडिंग लाइंस में इसको समझा देते हैं। फिर अपन आई गेस क्वेश्चन किए होंगे, जस्ट अ सेकेंड, राइट? तो अब जो मैंने एग्जाम्पल पहले लिया था, राइट, उसी को मैंने यहाँ पर समझाया कि वे देखो 1, 2, 3, 4 है अगर दे रखा है। दीज वर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट आई टुक, एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं 12 फैमिलीज में, तो वो मैंने लिया और उसी का टैली मार्क मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इस तरह से। देन वी स्टडीड अबाउट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अभी तक हम लोग अनग्रुप पढ़ रहे थे, डेटा जहाँ पे कम है, 10, 12 मुझे ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, 15 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, तो उसको मैंने लिख लिया वहाँ पे और फ्रीक्वेंसीज जो भी थी वो मेंशन कर दी। बट नाउ व्हेन द डेटा इज अ लॉट, बहुत सारा डेटा है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, आई डू ग्रुपिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 तक के, जैसे मैंने राइस का एग्जाम्पल दिया था कि भाई देर आर अ लॉट मेनी बैग्स ऑफ राइस, है ना, तो अब उसमें राइस बैग्स जो हैं, सो फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 kg के राइस बैग्स जितने भी हैं वो सब एक ग्रुप में आएंगे, सो 15 से 20 kg तक के राइस बैग्स जितने भी हैं वो दूसरे ग्रुप में आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से वो चलते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी की इस तरह से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन, ये हम ग्रुपिंग बना देंगे इसके अंदर। तो अब इसी की टर्म्स जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी बन गया तो ऑब्वियसली इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ टर्म्स होंगी, राइट? तो अब हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में, दीज आर द ग्रुप्स दैट आई मेड, ये ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप एंड सो ऑन, है ना। तो अब इस ग्रुप के अंदर भी एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, है ना, एक हायर वैल्यू है, एक लोअर वैल्यू है हर एक ग्रुप की। तो मतलब जैसे अपन ने लिया 10 से 15, तो इसमें ऑब्वियसली 15 वैल्यू ज़्यादा है तो वो अपर लिमिट हुई, 10 छोटी वैल्यू है तो दैट विल बी द लोअर लिमिट, है ना। तो इस तरह से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट बता देते थे। देन द साइज और द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, तो हम जो क्लास साइज है या क्लास विड्थ है वो पूरा जितना भी ऑब्जर्वेशन मुझे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो ग्रुपिंग मैं कर रही हूँ उस ग्रुपिंग में क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, जैसे 10 से 15, है ना, 10 to 15 ग्रुप मैंने लिया तो इसका क्लास इंटरवल की क्या होगा, अपर लिमिट सब्ट्रैक्टेड बाय लोअर लिमिट, मतलब 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल क्या हो गया, 5 हो गया। दैट विल बी सेम फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लास इंटरवल हैज टू रिमेन सेम, है ना, क्लास इंटरवल सेम होगा। फिर हम बात करते हैं क्लास मार्क की। व्हाट इज क्लास मार्क? इट इज द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप की, फॉर एवरी पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर 15 to 20 वाला ग्रुप, इसका क्लास मार्क अगर मुझे निकालना है दैट विल बी डिफरेंट, वो हर एक ग्रुप के लिए डिफरेंट होगा। इंटरवल वुड बी सेम, मतलब क्लास साइज विड्थ जो भी बोल लो आप, राइट। सो दैट विल बी सेम, मतलब 15 क्लास मार्क अगर मैं निकाल रही हूँ तो 15 + 20 दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, राइट। दिस वी स्टडीड हियर। डिड वी डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस देन? यस। फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, मतलब ऑब्वियसली जो मुझे ग्रुपिंग है वो गिवन है,
जैसे 41 से 49, 50, 58, 59, 67 एंड सो ऑन, राइट। अब उस ग्रुप में कितने पैकेट्स थे जो आ रहे थे, whatever this group is of wheat, let's take an example that this is an example of wheat. तो अब 41 से 49 kg wheat के कितने पैकेट्स हैं? 3, राइट। फिर 50 से 58 के कितने हैं? 6। तो इस तरह से हमने इसके अंदर देखा चले, राइट। और उसी को ही हमने टैली मार्क में रिप्रेजेंट किया। सो दिस वाज दिस वाजंट करेक्ट व्हिच वाज गिवन। तो आई टोल्ड कि हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी होती है, नॉट दी स्लैंटिंग लाइंस। वी आर सपोज टू मेक स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट जिन्हें बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस, है ना। यहाँ पे इस तरह से आएगा एंड सो ऑन, ठीक। सो आई टोल्ड, ये मैंने क्लियर आउट कर दिया था। ये नहीं बनाना है आपको, ऐसे स्लैंटिंग नहीं बनाना है, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन बनानी है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन किया था कि हाउ आर वी सपोज टू डू दिस। सो व्हाट डिड वी डू, गिवन बिलो आर मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे आउट ऑफ 50। वी वर सपोज टू मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दैट। सो व्हाट डिड वी डू, वी मेड द ग्रुप 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमने इसका ग्रुपिंग किया एंड दिस वाज गिवन टू अस, ग्रुपिंग हमें दी हुई थी एंड दिस इज व्हाट वी डिड, ठीक है। इन सबका क्लास इंटरवल सेम है, क्लास मार्क इज नॉट सेम, क्लास इंटरवल सेम है। एंड फिर हमने टोटल 30 स्टूडेंट्स का था, तो वो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी थी, है ना। नेक्स्ट वी डिड क्वेश्चन किए थे, कुछ मैंने होमवर्क भी दिए थे आपको, ओके। देन वी डिड लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि भाई डेटा अगर बहुत ज़्यादा है, राइट, इट इज़ वेरी लार्ज, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स के थ्रू हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बार ग्राफ्स में सिंपल होता है, जहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना एंड उसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरा था जो ग्रुप डेटा के लिए था, फर्स्ट वन वॉज फॉर अनग्रुप डेटा, सेकेंड वॉज फॉर ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा है अगर, तो उसके अंदर मैं किस तरह से बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगी, उसके क्या रूल्स होंगे, दिस वी स्टडीड। एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज विद सम अदर नेम एज वेल, राइट, वो नेम भी हमने देखा था। सो इसका प्री रिक्विजिट क्या था चिल्ड्रन, लेक्चर 1 वॉज द प्री रिक्विजिट ऑफ इट। सो व्हाट डिड वी सी, दैट ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि भाई डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं उसे थ्रू बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आई कैन लाइक कलर इट एज वेल, मैं उसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आ सके, है ना। ये चीज़ हमने देखी इसके अंदर। देन वी स्टडीड कि किस तरह से हमें इसे बनाना होता है। तो इसके अंदर वी सॉ दैट वी आर सपोज टू मेक 2 एक्सिस, possibly horizontal axis be x axis and vertical axis be y axis, and then we were supposed to like represent the data, like जो भी data मुझे represent करना है, I'm going to write it on the x axis and its variable frequency that I'm supposed to write on the y axis, ठीक। अब मुझे जब बार ग्राफ मतलब जो बार्स बनाने हैं, कॉलम्स जो मुझे बनाने हैं, so there has to be important बात, अगर वो अनग्रुप डेटा है तो देयर हैज़ टू बी इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, है ना, पहली बात। दूसरी बात, द विड्थ ऑफ द बार ऑल्सो हैज़ टू रिमेन सेम, दैट इज लाइक यू आर ड्रॉइंग ऑल दीज ग्राफ्स ऑन द ग्राफ पेपर विथ प्रॉपर पेंसिल, शार्पन पेंसिल एंड स्केल, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू आर सपोज टू यूज प्रॉपर विड्थ हियर, तो विड्थ इसकी सही होगी। एंड जो इसका हाइट है, the height of the graph, what is it going to show, that will show the variable frequency here। जो उसका मुझे टेबल में या whatever information जो मुझे given है कि भाई this particular thing is up till this level and this and so on, ठीक है। तो वो height जो है किसी भी particular बार का, वो represent करेगा कि उसका frequency कितना है, right। This is how we have done the like bar graph for ungrouped data up till now। हमने ऐसा ही किया है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, उसको रीड करना भी देखा है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग
Here the values of variable are shown on the axis say y axis and the heights of the bars depend the values of the variable. जो भी variable का value है वो यहाँ पे इस चीज़ को बताता है. Right children? Next, what did we study? Bar graph for group data. फिर हमने पढ़ा अगर मेरे पास बार ग्राफ है ग्रुप्ड डेटा के लिए. ग्रुप डेटा मीन्स 400 से 410 तक द फ्रीक्वेंसी इज 9, देन 410 से 420 तक इट इज 5, मीन्स 5 पीपल और 5 यूनिट्स और वॉट एवर जो भी वेरिएट मुझे दे रखा है. देन 420 से 430 तक इट विल बी 6. तो अब जो ग्रुपिंग है, जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं? इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूस. इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूस. अगर हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ग्रुपिंग के लिए. सो 400 to 410, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन. ठीक, यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल बना दिया. अब इन ग्राफ्स में देयर कैन बी नो स्पेसिंग, है ना. तो ये वाले जो ग्राफ बनेंगे, जो कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स बनेंगे, इसके अंदर विड्थ ऑफ द बार्स वुड स्टिल रिमेन सेम. जो विड्थ है इन बार्स का वो अभी भी सेम रहेगा, बट देन देयर विल बी नो स्पेसिंग बिटवीन देम. इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होंगी, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स बनेंगे. ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? हिस्टोग्राम्स. जो कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स बनते हैं जहाँ पे स्पेसिंग नहीं होती उनको हम हिस्टोग्राम्स भी बोलते हैं. राइट, तो सेम चीज़ है. एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर मैं जो ग्रुप्स हैं वो बना दूंगी, एंड वाई एक्सिस पे आई एम गोइंग टू राइट द वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल है उसे कर दूंगी. हाइट, ऑफ कोर्स इसमें भी हाइट क्या कर रही है? इट इज डिनोटिंग द वेरिएबल ओनली. राइट, इसमें भी यही चीज हो रही है. सो सी द बार ग्राफ्स ऑफ ग्रुप डेटा आर ग्राफ्स विद नो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, जो मैंने बताया. Then draw two perpendicular lines and all these things. Consider rectangles with the respective class intervals as the basis and the corresponding frequencies as the heights. जो चीज़ें मैंने बता दी. The areas of rectangle must be proportional and so on. Bar graphs of group data are also called histograms. इनको हम क्या बोलते हैं? Histograms बोलते हैं. ठीक है, ये अपन ने देख लिया था. Then what did we study? Okay, choose a suitable scale. This ये हमेशा ज़रूरी है कि हम x एक्सिस पर भी या y एक्सिस पर भी जो उनके बीच का डिस्टेंस है, हर एक जो भी वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, तो स्पेसिंग हैज़ टू बी, जो स्केल है वो डिस्टेंस इक्वल होगा स्केलिंग का. एंड ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ, मतलब यू कैन कलर इट इफ यू फील लाइक यू हैव इनफ टाइम, देन यू कैन कलर ऑल द बार्स टू शो, लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए आप अलग अलग पेंसिल से कलर कर सकते हैं, और यू कैन ड्रॉ लाइन्स इन दैट, राइट, टू शो. एंड द किंक मीन्स दैट द फुल डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर इंटरवल फ्रॉम द ओरिजिन इज नॉट शोन. तो ये मैंने समझाया था आपको कि इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, डिस्टेंस इज सेम, स्टार्टिंग से ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस सेम है. But if we start from 0 to 50, the distance is 50. But from 50 to 150, it is 100. 150 to 250, it is 100. 250 to 350, again it is 100 and so on. है ना? तो उसको अपन नहीं देख सकते उसके अंदर, मतलब सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस इज सेम, बट देन 0 से 50 में वी कैन नॉट सी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर एक किंक बना दिया क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 आ रहा है ना. दिस वी स्टडीड. फिर हमने क्या देखा? देन वी डिड क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स हमने क्वेश्चन किए. ओके, देन लेक्चर 3 में वी स्टडीड द पाई चार्ट एंड सेंट्रल टेंडेंसीज. सो पाई चार्ट के अंदर हमने क्या देखा चिल्ड्रन? ऑब्वियसली इसका प्री रिक्विजिट है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, राइट, जो भी हमने अभी रिवाइज किया. पाई चार्ट के अंदर दिस वाज अगेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. जिस तरह से हम बार ग्राफ करते हैं उसी तरह से पाई चार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं विद डिफरेंट कलर्स. अब इसमें हर एक सेक्टर जो है, हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वेरिएबल. जो डिफरेंट वेरिएबल है वो ये रिप्रेजेंट करता है. एंड सिंस इट इज सर्कुलर इन शेप, तो हम इसको सर्कल ग्राफ भी बोल देते हैं, है ना. तो यही सब चीज़ें थी. एंड ईच सेक्टर ऑफ अ पाई ग्राफ शोज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ऑफ द होल. A graph used to represent statistical data by dividing a circle into sectors. यानी कि कोई सर्कल है उसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, वो सेक्टर्स अलग अलग वेरिएबल्स को शो करें. यही चीज़ पाई चार्ट के अंदर हम लोग शो कर रहे थे. एंड वी वर रिप्रेजेंटिंग इट थ्रू डिफरेंट कलर्स टू, ताकि और बेहतर हमें दिख सके, है ना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए इसका, इसलिए. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हाउ मेनी पीपल लाइक व्हाट काइंड ऑफ मूवी
एंड डिफरेंट सेक्टर्स आर मेड फॉर इट। ठीक, फिर हमने पढ़ा इसका कंस्ट्रक्शन, दैट हाउ आर वी सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मुझे वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी मुझे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल ऐड अप ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड आई टेक आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। अब उसके अंदर हर एक वेरिएबल जो मुझे दे रखा है, राइट, हर एक वेरिएबल ना कह करके अगर मैं बोलूँ हर एक फ्रीक्वेंसी जो मुझे दे रखी है अलग अलग डेटा की, अलग अलग चीज़ों की, ऑब्जर्वेशन की, राइट, तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है कि हर एक हर एक जो मुझे ऑब्जर्वेशन दे रखा है, राइट, उसका मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है ना। हर एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे गिवन है उसका मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उस फ्रीक्वेंसी को मुझे सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। उस फ्रीक्वेंसी को मुझे सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, जिस तरह से हम लोग रेशियो में डिवाइड करते थे उसी तरह से करना है। जो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए गिवन है, राइट, अपॉन, मतलब उसको मैं डिवाइड करूँगी किससे, जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी सारे जितने भी मुझे ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सब की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैं डिवाइड करूँगी एंड आई मल्टीप्लाई इट विद 360 बिकॉज दिस 360 इज द कंप्लीट एंगल, दिस इज द कंप्लीट एंगल जिसे मुझे अलग अलग एंगल्स में डिवाइड करना है उस हिसाब से जैसे कि मुझे फ्रीक्वेंसीज गिवन है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, तो वही मैंने किया। हर एक वेरिएबल के लिए मैंने उसकी सेंट्रल एंगल निकाला। किस तरह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो इंटू 360। इस तरह से मैंने हर एक फ्रीक्वेंसी का निकाल लिया, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ प्रोट्रैक्टर, मतलब प्रॉपर मैं वो लूँगी प्रोट्रैक्टर, और फिर क्या करूँगी, लाइक आई विल मेक अ सर्कल with any radius that you want, 4.55 centimeter, whatever you like. Then you're going to take compass and you're going to make it. Then with the protractor what you will do, you will measure the angles और फिर आप उसको वहाँ पे draw कर लोगे protractor के through. Make a line here, put your protractor here, यहाँ से measure किया angle 360 whatever it is, 60 degree or 90 degree or 80 degrees whatever it is, उसको mark करते गए and then you will get the कंप्लीट सर्कल, मतलब कंप्लीट जो एंगल्स हैं सारे के सारे वो आपको कन्वर्टेड मिल जाएंगे जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है एंगल में, है ना। तो दिस इज हाउ वी मेक द दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट। देन नेक्स्ट वाज सेंट्रल टेंडेंसीज। अब सेंट्रल टेंडेंसीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ मीन में दैट इज एक्चुअली अरिथमेटिक मीन और द एवरेज दैट वी टेक, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं एंड व्हाट इट एक्चुअली इज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 up till xn upon number of observation, let's say they are till n, right? So that gives me what, summation xi. What is I here? I is actually 1 till n, मतलब x का वैल्यू कहाँ से, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सारे वैल्यूज का सम, एक्सक्यूज मी, divided by n, that is number of observation. I told what is n here, n is the number of observation, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा, but then n is the number of observation, n values are observations. So if I want to calculate sum of observation, that is obviously means this, sum of observation means what, the average or the arithmetic mean multiplied by the number of observation. Simple, ये तो हमें आता ही है करना भाई। एक फॉर्मूला, 3 अगर चीज़ें उसमें हैं, 2 दे रखी है तो एक अपने आप हम निकाल लेंगे। दिस वी स्टडीड। देन हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन इज व्हाट, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में जो वैल्यू डिवाइड कर दे किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज नोन एज द मीडियन। मीडियन निकालने का स्टेप क्या है, सबसे पहले जो डेटा मुझे गिवन है, अनग्रुप डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट, उसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँगी। Then I'll count the observations. If they are odd, अगर वो odd हैं observations, तो n plus 1, let the number of observation be n, ठीक है, number of observation n है, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, n plus 1/2 observation जो होगी वो उसमें क्या होगी, that will be the median. If the number of observations are even, जो मैंने काउंट किया और वो even निकली,
तो मैं क्या करूँगी, मीडियन वुड बी द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ n by 2 प्लस एंड n by 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन निकालूंगी मैं, और दैट वैल्यू वुड बी द विल बी द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इस तरह से हमने मीडियन निकाला. एंड देन लास्ट मोड was when a observation is given to you, means a distribution is given to you, then अगर कोई ऐसा observation है, कोई ऐसा particular observation which is repeating the highest number of times, then that is known as the mode of that complete distribution. This was an example. यहाँ पे 3 is being repeated the most number of times, so 3 becomes the mode of this complete frequency. ठीक है. नेक्स्ट वी डिड क्वेश्चंस, राइट चिल्ड्रन. तो अभी भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे. ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन चिल्ड्रन रिलेटेड टू मीन ओनली. लेट्स डू दिस. So the question here says, find the mean of first 10 natural numbers. Find the mean of first 10 natural numbers. That is x bar. इसी तरह हम डिनोट करते हैं इसको, मीन को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टिल 10. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है, राइट. कितना है चिल्ड्रन इसका एडिशन कितना होगा, 55 अपॉन 10. सो दैट कम्स आउट टू बी 5.5. 5.5 इज द mean of this 10 natural observation, right. फॉर्मूला क्या होता है इसका, n plus 1 by 2, that is 10 into 11 by 2, so 2 5s are 10, that is 55. इस तरह से निकाला मैंने. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर सम निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालते हैं, n plus 1 by 2 पढ़ा है अपन ने, बस उसी से निकाल दिया मैंने. 55 अपॉन 10 दैट इज 5.5. एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी पे बेस्ड. द मीन ऑफ y and 1 by y is z. It says find the mean of y square and 1 upon y square. ठीक है, let's do this. देखो, mean of y and 1 by y is z. So 1 plus 1 by y upon 2 gives me z. Correct? भाई मीन ऐसे निकालूंगी, 1 plus 1 by 2 by 2 equals to z that is given to me. तो मैं इसको इसका क्या कर सकती हूँ, 1 plus 1 by y equals to 2z. Can I write it like this? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, I'll square both the side. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड से क्या हुआ, y plus 1 upon y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2z का होल स्क्वायर. What does this become? a plus b whole square, a square plus b square plus 2 equals to 4z square. ट्रू है.
अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4z स्क्वायर माइनस 2, राइट. इस प्लस 2 को मैं राइट साइड लेके गई. अब इट इज आस्किंग मी द मीन ऑफ वाई स्क्वायर एंड 1 बाय वाई स्क्वायर. तो इसमें मुझे क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाई 2 मीन इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, 4z स्क्वायर अपॉन 2 बाई 2 विच गिव्स मी वॉट, 2z स्क्वायर माइनस 1. तो इनका मीन क्या आया चिल्ड्रन, वाई स्क्वायर एंड 1 बाय वाई स्क्वायर का मीन कितना आया, 2z स्क्वायर माइनस 1. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. कॉपी इट. फिर हम लोग निकालते हैं. फिर लेट्स टेक आउट मीडियन. मीडियन निकालते हैं फिर अपन. Let's find out the median for this. Find the median for data is 13, 22, 26, 17, 31 and 42. 31 and 42, राइट. तो अब ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस बिकम्स व्हाट, 13, 17, 22, 26, 31 and 42. ठीक है. दिस इज 1 2 3 4 5 and 6. अब क्या है, 6 है, n इज इक्वल्स टू 6 मतलब इवन. तो दैट मीन्स मीडियन क्या हुआ, दैट विल बी द मीन ऑफ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. दैट इज व्हाट, n बाय 2 कितना है, 6 बाय 2. 6 बाय 2 दैट इज third and fourth observation. So third and fourth observations are 1 2 3, 3 and 4. मतलब अब median of the given observation कितना हो गया, 22 plus 26 upon 2. यही है. This is 6 7 and 8, 48 by 2, 24. इसका मीडियन कितना निकल गया, 24. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन. अब मोड का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. मोड फॉर दिस, फाइंड द मोड ऑफ, find the mode of 0 5 2 7 2 1 1 3 2 4 5 7 5 1 2. सो मोड इज व्हाट, मोड क्या होता है चिल्ड्रन, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द मोड है ना. तो इसमें क्या है, सी 2 इज बीइंग रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, 1 2 3 and 4, राइट. इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. 5 की फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 3 ओनली. 1 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है. 7 is also less and 4 and 4, तो 4 is just 1 and 3 is also 1. तो इसका मतलब mode of the given observation is 2. ठीक है. Mode for this given observation, this given distribution is 2. Clear children? So I hope that you understood many things here. Clear children? अब next lecture जो होगा वो definitely क्या होगा, Olympiad level questions. So this is it for today. Thank you so much.
बाय, सायोनारा।